मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और आपका पूरा परिवार खुश रहे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुआ रहेगी। एनसी और पीडीपी के बीच कोई ऐसी दरार नहीं है, सिर्फ बात जो है साउथ कश्मीर की जो पार्लियामेंट सीट है उस बात पे शायद पीडीपी के इख्तिलाफ हम लोगों से है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद इस वक्त ये नहीं है कि पावर को हड़पना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को सामने करना है, सबसे मजबूत इंसान को सामने करना है जो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर सके। ये हमारा मुद्दा और मकसद है। साउथ की जो पार्लियामेंट सीट थी उसमें 2019 में अगर आप देखेंगे, महबूबा जी 3rd नंबर पे आई थी। 1st नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आए थे, 2nd नंबर पे कांग्रेस से आया था और 3rd नंबर पे महबूबा जी आई थी पुरानी अनंतनाग सीट में। अब ऐसे कैंडिडेट को सामने करेंगे जब बीजेपी का उधर से सख्त मुकाबला है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है। अब लोगों ने उनको 3rd नंबर पे क्यों लाया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती तो नहीं है। दूसरी बात, अब वो रही 2019 की बात। 2026 में आज नेशनल अगर आप देखेंगे, जो ये अनंतनाग की पुरानी सीट है इसमें पुंछ और राजौरी का एरिया ऐड हो गया है। पुंछ और राजौरी का जो बेल्ट है, करीबन 30 to 40% वोट अब पुंछ और राजौरी बेल्ट में है। पुंछ और राजौरी बेल्ट जो है वो गुजर बकरवाल बेल्ट मैक्सिमम है, वहाँ मैक्सिमम लोग हमारे गुजर कम्युनिटी से हैं, हमारे गुजर भाई बहन हैं। ऐसे एक कैंडिडेट को साउथ कश्मीर में सामने करने की ज़रूरत है जो इस पुंछ और राजौरी और अनंतनाग के बेल्ट को यूनाइट कर सके। अगर हम ऐसा कैंडिडेट पीएचडी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से लाएंगे जो पुराने अनंतनाग को भी मंजूर नहीं था और उसके बाद अब ना अनंतनाग को मंजूर है ना पीर पंजाल वाले एरियाज़ को मंजूर है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के लिए एक रेड कारपेट बिछा देंगे। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो, नंबर 1 जो पुरानी अनंतनाग सीट में भी बहुत स्ट्रांग हो, नंबर 2 जो पुंछ और राजौरी के एरियाज़ को भी एट द सेम टाइम स्वीप कर सके, जिसकी एक्सेप्टेंस इन दोनों एरियाज़ में हो। ऐसे लीडर जो है, ऐसा ही एक सिर्फ लीडर जो है वो बीजेपी को हरा सकता है इस एरिया में। और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो लीडर जब हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे, देन दैट विल बी क्लियर टू यू कि इट्स अ लीडर जिसका एक्सेप्टेंस दोनों एरियाज में मैक्सिमम होगा एंड ही और शी विल बी एबल टू डिफीट द बीजेपी। यही बस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद है। इससे पीएचडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीएचडी इज स्टिल इंटैक्ट। पीएचडी में और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी सीट पे नहीं लड़ रही है, इसमें सीपीआई भी है। सीपीआई भी किसी लोकसभा की सीट पे नहीं लड़ रही है, क्योंकि इस जो पीएचडी है इसमें और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सीपीआई है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है। सीट्स जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी इसी बात पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी कि कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है जो बीजेपी को डिफीट कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डिसाइड होगा पुराने वोट शेयर पे, पिछले वोट शेयर्स पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डिसाइड होगा नए डिलिमिटेशन पे, दोनों को मिला के। और ये इलेक्शंस जो हैं ये हम पीएचडी के तहत नहीं, इंडिया अलायंस के तहत लड़ रहे हैं। ये डिस्कशंस बार बार हमारे इंडिया अलायंस के साथ हुए हैं, एक बार नहीं, बार बार इंडिया अलायंस के साथ हुए हैं। और इंडिया अलायंस में तो महबूबा जी भी पार्ट हैं उस अलायंस का, तो बिल्कुल उन्हें पता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो आज सरकारी बंगलों में रह रहे हैं दिल्ली में, जहां सिर्फ 2 ही लोग और सरकारी बंगलों में रहते हैं, एक तो मुरली मनोहर जोशी रहते हैं और एलके अडवाणी रहते हैं। तो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, जिनको सरकारी बंगला अलॉटेड है दिल्ली में, एलके अडवाणी साहब को भी है, इनको भी है, जिनके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रोते हैं जब ये रिटायर होते हैं राज्यसभा से। आपने कभी उनको पार्लियामेंट में रोते हुए देखा है प्राइम मिनिस्टर को? वो सिर्फ अपनी माँ के लिए रोते हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए रोते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे कैंडिडेट से क्या खतरा होगा जो खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं।
आई डोंट थिंक देर इज़, जो ये बी टीम्स का अलायंस बन रहा है, ABC टीम्स का अलायंस बन रहा है, ये तो ऑलरेडी एक्सपोज हो गए और ये अलायंस बनाने से तो और भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये तो सबको पता है ये किसकी जानिब काम कर रहे हैं, कौन पीछे से है, कहाँ से आशीर्वाद दिल्ली का है, बीजेपी का है और BC टीम बने हुए हैं। तो इनका एक प्लेटफॉर्म पे आना, तो ये तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। दिस इज समथिंग वी हैड सीन, हम पहले दिन से बोल रहे हैं और देख रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द रियलिटी इज़ जम्मू और कश्मीर में, स्पेशली जो कश्मीर की 3 सीटें होंगी और पीर पंजाल की 3 सीटें होंगी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी है। आप कोई भी इलेक्शन का डेटा, चाहे करगिल के इंतखाबात का डेटा उठा के देख लीजिए, चाहे आप उससे पहले DDC का डेटा उठा के देख लीजिए, इट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस द बीजेपी। हमारे कैंडिडेट्स का लिस्ट इंशाल्लाह सामने आएगा। क्या उमर अब्दुल्ला साहब हमारे कैंडिडेट होंगे, मुझे नहीं पता, ये जो ही पार्टी ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी उस दिन हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहसियती एक पार्टी वर्कर, बहसियती एक इंसान, एक पार्टी सिंपथाइज़र, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब से बेहतर तर्जुमानी, जिस बेबाकी से वो बोलते हैं, जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, मैं नहीं मानती कि उमर अब्दुल्ला साहब से बेहतर तर्जुमानी जम्मू और कश्मीर के हकूक़ की पार्लियामेंट में कोई कर पाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर लिस्ट हमारी ईद के बाद सामने आएगी।